अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज हम माशी सूरत हाल पर कुछ तबादला ख्याल करना चाहते हैं। हालात और वाक़यात तो आपके सामने हैं ही और आप ख़ुद झेल भी रहे हैं उसको कि क्या मुश्किलात हो रही हैं और बिज़नेस कम्युनिटी इस हवाले से क्या कहती है और गुज़िश्ता जो चंद हफ्तों में सूरत हाल हुई है उसके हवाले से वो क्या सोचते हैं और आगे मुस्तकबिल की क्या तस्वीर बनती नज़र आ रही है उनके जहन में। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब ने, जो कि मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, बिजनेसमैन हैं और भी बहुत सारे टास्क जो हैं वो करते रहते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जनाब फ़ारूक अफजल साहब। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है जनाब अतीकुर रहमान साहब ने। अतीकुर रहमान साहब भी मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और बिज़नेस इंडस्ट्री में एक मारूफ नाम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अतीकुर रहमान साहब। सलाम। बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। फ़ारूक अफजल साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये बताइए कि पिछले चंद हफ्ते जो गुजरे और उससे पहले के हालात भी और अब में क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? हम क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हम मज़ीद मसाइल के दलदल में धंसते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अख्तर भाई देखिए, चेंज कुछ नहीं हुआ है। देखिए अभी जो पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी हैं 332 पर आ गया, ठीक है। महंगाई का जो एक जो जल्जला आया हुआ है वो उसमें तसलसल है, राइट। डॉलर को आप अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल वे है उसका, ठीक है, कि आपने जी छापे मारना शुरू किए और ये किया जो कुछ भी है वटेवर, लेकिन उससे आप क्या समझते हैं कि इकॉनमी अच्छी हो गई है? ऐसा नहीं है, ठीक है। इकॉनमी देखिए, हमारा देखना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट क्या है, हमारा करंट डेफिसिट क्या है, हमारा इस वक्त जो इन्फ्लेशन कितना इस वक्त है, ठीक है। हमारा इस वक्त आप ये देखें कि जो डॉलर पैरिटी है, जो महंगाई है, अब गैस पेट्रोलियम, अभी गैस की प्राइसेस और बढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इकॉनमी को आप गेज करते हो जो कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेस करके आप करते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री पे करते हो, आपकी इंडस्ट्री कितनी चल रही है। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट मुसलसल बढ़ रहा है, छोटी मीडियम साइज़ कंपनियाँ कई बंद हो चुकी हैं, ठीक है, और प्रोडक्शंस डेक्लाइनिंग पे हैं इस वक्त हैं। जो कैपेसिटीज़ हैं 100 कैपेसिटी है तो दे आर रनिंग एट 40% 60% कैपेसिटीज़ के प्लांट चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और ये कहना है कि इकॉनमी अच्छी हो रही है, मैं नहीं समझता कि इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं कोई इतने अच्छे हैं कि हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है। इन्फ्लेशन अगर 38-37% था तो आज भी 32-33% इन्फ्लेशन हमारा है इस वक्त, ठीक है। हम उसको रोक नहीं पा रहे क्योंकि हम जो उसकी कॉजेज़ हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे। जैसे पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, अब देखिए आपने जो IMF से मुआहदा किया, IMF ने ये नहीं कहा था आपसे कि आप पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाएं, ये नहीं कहा आप गैस की प्राइसेस बढ़ाएं। वो आपको ये कहते हैं कि हमें ये बताइए कि हमारे पैसे आप कैसे वापस करेंगे। हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो फिर करते हैं कि अच्छा आसान हल क्या है, नए लोगों पर टैक्स नहीं लगाना, वेल्दी लोगों पर टैक्स नहीं लगाना, तो ये एक बचता है आसान हल कि पेट्रोल पे इतना बढ़ा देंगे, गैस पे इतना बढ़ा देंगे और ये सारी चीज़ें कर लेंगे और पैसे इतने टैक्स हमें रेवेन्यू आ जाएगा और वो हम आपको पे कर देंगे। अब आप रेवेन्यू दिखाते हैं अपने IMF को और आप यू प्रूव देम कि जी हम इस तरह करके ये रेवेन्यूज आएंगे, हम आपके लोन्स पे बैक करेंगे। अब वो उसका असर कहाँ आता है? ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी पे आता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इकॉनमी कोई बेहतरी की तरफ जा रही है। आई डोंट थिंक सो। राइट। और अतीकुर रहमान साहब, क्या कहते हैं आप इस पर? फारूक भाई जो बातें कर रहे थे मैं तो बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूँ 100%। थोड़ा सा उनकी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। बात सारी ये है अख्तर भाई के जो सूरत हाल है ना, उसको हम अगर 2 लफ्जों में पिरोए तो हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एंजाइटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो दिन पर दिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 40 रुपए की चीज 300 रुपए पे हो रही है। ये जो है ये एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे मेरा कंसर्न है और चैलेंजिंग चीज है वो ये है कि बाइंग पैरिटी एक आम आदमी की खत्म होती चली जा रही। पहले तो वो जाता था अपने चीजों को, कमोडिटीज को, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उनमें से चूज करता था कि सबसे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट है जिसको वो लेकर के पूरा है। लेकिन अब की जा रही सूरत हाल ये है कि अगर आप दुकानदारों से पूछें और ये कंज्यूमर से पूछें तो वो कहता है मैं सिर्फ छू के चला आता हूँ, आई कैन नॉट बाई, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई। तो ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये बढ़ता चला जा रहा है और इसके रीजंस अभी बयान किए गए हैं और मैं इनको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और वो ये है कि एनर्जी टैरिफ्स को अगर कंट्रोल नहीं किया गया और इसी तरह से एनर्जी टैरिफ, मैं एक मिसाल देता हूँ ना आपको, बात सारी है कि आप देखें अभी फ्यूल प्राइसेस बढ़े,
देयर हैज बीन अ बिग जंप्स ऑन वूपिंग जंप्स ऑन, मैं कहता हूँ कि ये ट्रिमेंडसली जंप्स हो रहे हैं जो बढ़ते चला जा रहा है। पर ठीक है, मैं मानता हूँ से कि इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं हमारे पे, हमारे पास ब्रांड के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से उसकी डोमेस्टिक पे भी असर पड़ा है, लेकिन हमें कोई इसका सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। डोमेस्टिक पे असर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी का टैरिफ हमारा बढ़ा हुआ है, उस एनर्जी टैरिफ में एक क्लॉज और आ रही है, और उस क्लॉज का नाम है एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज। आप देख रहे हैं, मुझे बोलने में हो रही है, इतने सारे टैक्सेस हैं वहां पीछे छपे हुए कि मैं जब बिल पे देखा तो एक इजाफी आ गया फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, यानी अब फ्यूल और बढ़ गया, वो भी एडजस्ट होगा, उस महीने में इतना बढ़ गया तो उतना होना। क्या यार, कंज्यूमर्स कब तक फेस करेंगे इस हैफ्टी सिचुएशन को? इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप हाथ लगाएं, वो बगैर किसी कानून, किसी ज़ाब्ते के, इधर पेट्रोल बढ़ा, इधर उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए। वन कैन नॉट अफोर्ड, लोगों ने मोटरसाइकिलें घर में खड़ी कर दी, अब वो बसों में भी नहीं आ सकते। वो कह रहे हैं कि सर आप हमें काम दे दें, हम वर्क फ्रॉम होम करें, इस सैलरी में हम आकर काम नहीं कर सकते, हम ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट को ले लीजिए, उसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर वही बात आती है, मार्केट, प्रोडक्शन टू मार्केट, हर चीज के दाम चले जा रहे हैं। 40 रुपए की चीज 300 रुपए की हो गई, कैसे इंसान खरीदेगा? इसमें मैं सबसे मेजर बात जो करने जा रहा हूं वो ये है कि आपका मिल्क, आपका वीट, आपका राइस, आपका आपकी दीगर जरूरियात की चीजें, वेजिटेबल, चले फल को छोड़ दें, वो वेजिटेबल नहीं खा सक रहा, फल कहां से खाएगा? तो क्या हो रहा है कि ये सारी चीजों की कॉस्ट मल्टीप्लाई गई। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो इस वक्त है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का है, जो बगैर किसी ज़ाब्ता कानून के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, और वो कंट्रोल एक ही सूरत होंगे कि हम अपने एनर्जी टैरिफ को रिविजिट करें, इसको देखें कि एक्चुअल टैरिफ जो है वो लागू कराएं। बाकी जो कुछ रह गया है, जो टैक्सेस वगैरह है, वो कुछ दूसरे जराए से लेने की कोशिश करें, लेकिन खुददारा डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर जो है ना, इसकी हिट अब नहीं चल सकेगी। वो एक बार बिल पे कर चुका है, अब दोबारा पे करने की उसके अंदर ताकत ही नहीं है, क्योंकि अगर उसने बिल पे किया जो कि उसकी तनख्वाह से ज्यादा है, तो खाना कहाँ से खाएगा, पानी कहाँ से पिएगा, किराया कहाँ से देगा, दवाई कहाँ से लेगा, बच्चों की फीस कहाँ से दे, मतलब देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सबसे बड़ी बात अतीकुर रहमान भाई, अब हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, और नाज़रीन ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, अतीकुर रहमान साहब से फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब अतीकुर रहमान साहब, और स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फ़ारूक अफजल साहब। फ़ारूक भाई, ये बताइए कि छापे मारे जा रहे हैं डॉलर्स के पीछे, और स्मगलिंग की भी बात हो रही है, उसे भी कर्टेल करने के हवाले से, ठीक है वो इक़दाम भी ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आटा सस्ता नहीं होना चाहिए, दालें सस्ती नहीं होनी चाहिए, क्या सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें सस्ती नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती रही हमारी कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 2008 से लेके 2014 तक हमने क्या किया कि जितने भी हमारी बेस्ट कॉटन क्रॉप एरियाज़ थे, वहाँ हमने शुगर मिलें लगवा दी करीब में, ठीक है। अच्छा, अब हम गंदम एक ज़माने में ख़ुद कफ़ील हुए। आप शुगर कैन जो है ना, मैं बताऊं, गन्ना जो है वो ज़्यादा पानी भी लेता है। चीनी इज़ नॉट अवर स्टेपल फूड, फर्स्ट ऑफ थिंग हमारा स्टेपल फूड क्या है? गंदम, राइस मैक्सिमम। अच्छा, अब आपने पहली चीज़ तो क्या की, जो हमारा डॉलर्स का प्रॉब्लम भी आ रहा है, मुझे 19 मिलियन बेल चाहिए टेक्सटाइल्स के लिए, मेरी कैपेसिटी को फिल करने के लिए। मैं पहले 13 से 14 मिलियन बेल्स उगाता था मुल्क में। जब मैंने वहाँ शुगर मिलें लगा दी, तो लोगों ने बजाय कॉटन उगाने के वहाँ उन्होंने गन्ना उगाना शुरू कर दिया। अब मैं आ गया हूँ, पहले चौथे नंबर पे था पाकिस्तान कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में, अब मैं 7वें नंबर पर आ गया। अब मैं 8 साढ़े 8 मिलियन बेल्स, अब मैं बेल्स इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो डॉलर जा रहा है आपका बाहर।
मैं यान इंपोर्ट कर रहा हूँ, डॉलर जा रहा है बाहर आपका, मैं एक्सपोर्ट में कंपिटिटिव नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं 300 रुपये से कॉटन या यान इंपोर्ट करूँगा और जब मैं उसको कन्वर्ट 300 से करूँगा ना मैं दोबारा, तो मेरी प्राइस जो है ना वो कंपिटिटिव नहीं है मार्केट के अंदर। पहली चीज़ तो ये होगी, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। अच्छा, एक्सपोर्ट ना बढ़ने में एक तो ये गैस एनर्जी के चार्जेस तो हैं। अच्छा, फिर हमने क्या किया, बजाय कॉटन और गंदम उगाने के, मैं 84-85 में यूज टू गो टू पंजाब एरिया, कुछ काम जाते तो स्लोगन्स नज़र आते थे, गंदम उगाओ, कॉटन उगाओ। अब अल्लाह का शुक्र है कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई मोटिवेशनल कोई चीज़ें नहीं है, स्लोगन्स नहीं है इस वक्त कि आपने फार्मर्स को किस चीज़ के लिए मुतहर्रिक करना है। एग्रीकल्चर को लिए बगैर आप एग्रीकल्चर इकॉनमी को लिए बगैर आप मुल्क की तरक्की कर ही नहीं सकते। आपका सस्ता कब होगा, जब वाफर मिकदार में आप किसी चीज़ की पैदावार करेंगे, ठीक है ना। आटा सस्ता तभी होगा ना, फिर आप उसको सिस्टम बनाएंगे उसका कि हमारी पैदावार कितनी है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको आप एनालिसिस करेंगे, फिर एक लोग उस पर काम करेंगे, लोग फार्मर से बात करेंगे कि यार आटा गंदम ज़्यादा उगाएं, हम लोग ऐसी उगाएं कि हम एक्सपोर्ट भी करें, फूड सिक्योरिटी। रिसर्च के इदारे और ये भी तो बने नहीं, देखिए जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं आपको पता है कोई काम नहीं करता, एक इदारे के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा बनता है, वो तनख्वाहें, बेनिफिट्स, एवरीथिंग, नोबडी इज देयर टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस, और अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कहीं, जिसे एहतसाब कहते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है। आते हैं अपना काम पूरा करते हो चले जाते हैं, ना अहल लोग रखे हुए हैं, और फिर ऐसे लोग जो मुल्क के बारे में नहीं सोचते। देखिए मैं रात दिन अगर मुझे मुल्क की फिक्र हो ना, मैं सोचूं कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि यार मैं मुल्क के अवाम के लिए और मुल्क के लिए कोई बेहतर कोई सजेशन दूं, कोई नई क्रिएटिविटी लेकर आऊं ताकि मेरा मुल्क अच्छा हो, मेरे अवाम के लिए बेहतरी हो। हमने फूड सिक्योरिटी पे इन चीज़ों पे कभी काम नहीं किया। अब चीनी माफिया को आपने खुश करने के लिए जहां चाहे शुगर मिलने लगाओ, आपने परमिट दिया उनको। अब चीनी मेरा स्टेपल फूड नहीं है, चीनी 500 रुपये किलो हो जाए, आई डोंट माइंड, आई टेल यू, बिकॉज मीठे में इस्तेमाल होता है ना, मीठा वैसे भी जहर है आपके लिए भाई। आप गंदम उगाएं यार, आप रॉ कॉटन उगाएं, आप जो दूसरे राइस को उगाएं, आप ऐसी चीज़ें जैसे दालें हैं, ये हमारे जितना भी जो थिंग्स हैं जो हमारे काम आती हैं खाने की, उस पर तवज्जो दें आप, ताकि लोगों में वो चीज़ वाफर मिकदार में होगी तो सस्ता होगा। सब्जी है, चीज़ें हैं, हमारा टन्स एंड टन्स ऑफ सब्जी फ्रूट्स हमारा ज़ाया हो जाता है लॉजिस्टिक्स की वजह से। मैंने एक सजेशन दी थी कि जितने हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनके करीब बजाय शुगर मिल लगाने के वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट बनाए फूड के, वेजिटेबल्स के, जो आप उनको मोटिवेट करें कि एक्सपोर्ट करें, उसको प्रोसेसिंग कराएं, करीब होगा, लॉजिस्टिक्स करीब पड़ेंगे उनको, ज़ाया नहीं होगा, और वहाँ इंसेंटिव्स दे के आप इंडस्ट्री लगाएं प्रोसेसिंग की, ड्यूटी फ्री हो, चीज़ें हो, कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि भाई आप एक्सपोर्ट करो, उनकी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, लोग ज़्यादा चीज़ें उगाएंगे उस चीज़ को, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं है। हर चीज़ की जगह माफ़ी है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। राइट। जनाब अतीकुर रहमान भाई, ये बताइए कि फारूक अफजल भाई तो बहुत सादा सी बातें कर रहे हैं जो हमें तो समझ आ रही हैं और आवाम को भी समझ आ ही रही होंगी, लेकिन ये कि हुकूमत को शायद समझ नहीं आ रही। तो ये बताइए कि भाई चीज़ें ये कैसे सस्ती होंगी, मतलब हम टमाटर भी बाहर से मंगाने के इंतजार में बैठे रहते हैं, आलू जब तक बाहर से ना आए तो हमारे पास खाने को नहीं होता, ये कैसे मसला हल होगा? ये बड़ी कंफ्यूजिंग, इसमें कोई प्लान नहीं है। फारूक भाई जो बात कर रहे थे उसमें अगर एक चीज़ थोड़ी सी और ऐड कर दूं, और वो ये है कि वो भी प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे थे, और हम जाहिर है जितनी भी गुफ्तगू है हमारी और आपकी इज्जत, वो एक रिलीफ जो कि कॉमन आदमी को मिलना चाहिए, ये उसके तरीक़ेकार पर बात हो रही है कि हम वो तरीक़ेकार कैसे वज़ा करें कि एक आम आदमी सुखी हो जाए और उसकी जो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उस पर, और उसकी बाइंग पावर दिन पर दिन टूटती चली जा रही है, बल्कि डेड हो रही है, वो दोबारा से वापस आ जाए। और ऐसा हो सकता है अगर थोड़ी सी प्लानिंग की जाए। अब जैसे फारूक भाई प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात कर रहे थे, बड़ी दिल को लगती बात की उन्होंने। देखिए बात, मैं आपको एक एक्चुअल समझाता हूँ, इतना बड़ा कोस्टल वे है हमारा, इस पे हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। हम जो फिश निकालते हैं या फिर सी फूड बनाना चाहते हैं, हम जब तक प्रोसेसिंग यूनिट को इनकरेज नहीं करेंगे हम उन चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। ये हमारी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी कैपेबिलिटी और ये हमारी बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है कि हम अपने एक्सपोर्ट के टारगेट्स को अपनी फिशिंग और सी फूड से लेकिन ये मोहताज है इस चीज़ की, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए, इंसेंटिव चाहिए। हमने अक्सर बात की इस बात की कि प्रोसेसिंग यूनिट्स को आप इम्प्रूव करें। उन्होंने फल और सब्जी की बात की, वहां भी प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। अभी पिछले दिनों हमारे चैम्बर में लोग आए, उनसे बात हो रही थी और उनसे बात यही हो रही थी कि वेयर हाउसिंग को, कूल चेन को, प्रोसेसिंग यूनिट्स को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल है वो बात कहीं फाइलों में छुप के रह गई और उस पर कोई अमल अभी तक हुआ नहीं। और हम देख रहे हैं कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटमेंट की, वेयर हाउसिंग की, कूल चेन की, वो न सिर्फ
खत्म होती चली जा रही हैं, बल्कि हम देख रहे हैं एक एक करके कूल चेन्स बंद हो रहे हैं। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। इस एनर्जी के टैरिफ पे आप कोल्ड चेन नहीं चला सकते, आप कोल्ड स्टोरेज नहीं चला सकते, आप कूल चेन नहीं चला सकते। अगर उसने मेरा अमरूद रखा है और उसको मैंने बाद में प्रोसेसिंग करना है, कूल चेन में रखा है कि इसका मौसम खत्म होने तक ये कूल चेन में रहे, प्रिजर्व रहे, या पोटैटो रखा है या टोमेटो रखा है, तो वो कूल चेन्स अफोर्ड नहीं कर पाते उस कॉस्ट को जो मैं उनको देना चाहता हूं, समझ रहे हैं, और वो उसको बियर नहीं कर पाते जो उनकी कॉस्ट की एडजस्टमेंट बढ़ रही है, जो टैरिफ आ रही है। तो क्या हो रहा है कि इस एनर्जी टैरिफ ने हमारे प्रोसेसिंग यूनिट की चूंकि बात हो रही, कूल चेन्स की बात हो रही, इनको भी एक एक करके बंद किया। देखिए अभी बात हो रही थी, आप ही के प्रोग्राम की तवज्जो से पहले भी बात हुई है कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो एक एक करके बंद हो रही हैं, और अगर हम एक तज्जिया करें तो लगभग 90% आर डेड नाउ। 90% क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक फ्लड आ रहा है। ये अनएम्प्लॉयड लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ ऑब्जर्व होंगे? हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन बढ़ता चला जा रहा है, बजाय इसके कि ब्रेन गेन हो, उस ब्रेन से कुछ हासिल हो। हम देख रहे हैं कि हमारे रीजन के मुल्क मुस्तकिल अपने ब्रेन गेन्स पे काम कर रहे हैं और हम ब्रेन ड्रेन पर आ गए हैं। हमारे लोग जाना चाहते हैं रोजगार के चक्कर में उन जगहों पे जहां से उनका पेट भरे, उनके बच्चे पल सके, उनका घर चल सके। अतीक भाई, यही चीज तो देख के अब देखिए ना, अमेरिकन कॉन्सुलेट्स ने और एम्बेसीज ने अब आसानी कर दी है थोड़ी कि आप लोगों की लाइन जरा ज्यादा लंबी हो रही है और वेटिंग बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो हम आपको चले आए थोड़ा और रिलीफ देते हैं और आप जल्दी जल्दी पाकिस्तान छोड़ के जाएं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल होना ये चाहिए कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया जाए, हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स दोबारा अपने कैपेबिलिटीज के साथ, बल्कि फुल कैपेसिटीज के साथ, डबल शोज के साथ, डबल टन्स के साथ काम करें और उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। और साथ ही एग्रीकल्चर की बात हो रही है, बड़ी सुनहरी बात है। देखिए अख्तर भाई, वी आर बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमें अपने एग्रीकल्चर को ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ पे क्या किस वक्त क्या प्रोड्यूस करना है। हम वीट में लीडिंग थे, हम पीछे आ गए, अब हम वीट इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे डर लग रहा है कि जो राइस का इस बार माशाल्लाह 3 बिलियन की हमें मार्केट मिल गई है, वो अल्लाह करे बढ़ती रहे, वो कम ना हो, ताकि फॉरेन एक्सचेंज भी आए और हमारे एक्सपोर्ट के टारगेट्स भी मीट अप। तो हमें प्रिसाइजली अपने एग्रीकल्चर की जो है ना उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फार्मर को इंसेंटिव देना पड़ेगा, अच्छे बीज लाने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, टाइम पर सोइंग करनी पड़ेगी, टाइम पर रीप आउट करना पड़ेगा, हर चीज को प्लान करना पड़ेगा। ये सब कुछ तभी होगा जब हम एग्रीकल्चर को अपनी प्रायोरिटी समझकर काम करें। एक तरफ एग्रीकल्चर, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को दें, तो मैं समझता हूं कि फिर ये प्रेशर ईज हो जाएंगे और यही सोल्यूशन एक नजर आता है कि अगर इस पर काम किया जाए तो। लेकिन बात फिर वही आती है कि इस एनर्जी टैरिफ पे, इस ह्यूज पेट्रोलियम प्राइसेस पे ये सारी चीजें हो नहीं सकती। हमें इसकी तरफ बिल्कुल सही बात है। और अतीक रहमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया और अपनी राय का इजहार किया। जनाब फारूक अजहर भाई, ये बताइए कि ये बातें जो आपने भी सारी बातें की, ये अब इसका सिर्रा कहाँ है, मतलब शुरुआत कैसे होगी इस बात की और शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? अख्तर भाई देखिए, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ना 3 सुनहरी असूल होते हैं। सबसे टॉप पे होता है, पिरामिड बना लें, सबसे टॉप पे आता है ऑनेस्टी। वो काम की भी है और पैसे की भी है। दूसरा जो है ना पिरामिड का हिस्सा है त्रिकोण का, वो है हार्ड वर्किंग, मेहनत, ठीक है। तीसरा है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी और ऑनेस्टी में बहुत फ़र्क है। सिंसेरिटी होती है फ़िक्र, काम की फ़िक्र, किसी भी काम की फ़िक्र हो कि ये करना है, ये फिक्र चाहिए। और अगर नुकसान हो रहा है, गलत हो रहा है, तो तकलीफ हो मेरे दिल से कि यार मेरी आवाम के लिए कैसे हुआ यार, ये मुझे तकलीफ हो, ये कहलाती है अखलास, ठीक है। ऑनेस्टी मेरे पैसे की भी होनी चाहिए और मेरे काम की, मेरे वक्त की होनी चाहिए। क्या हम कर रहे हैं? क्या मेहनत कर रहे हैं हम लोग? क्या हम रातों को 8 बजे तक, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, देखिए इस मुल्क की तबाही जो है ना इस वक्त, वो इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों से हो रही है। देखिए ये लोग जो हैं 3-3 साल एक जगह रहते हैं, जाके आता है, इनको कुछ नहीं होता, लेकिन वो समझते कि अकल कुल यही है। पेट्रोलियम में 3 साल रहेगा, 3 साल इकॉनमी में, कॉमर्स में आ जाएगा, 3 साल वो एजुकेशन में आ जाएगा, 3 साल कहीं और आ जाएगा। BA BSc होते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, समझते हैं कि दे नो एवरीथिंग। मुल्क की फिक्र नहीं होती किसी मुल्क की भी। देखिए अगर तरक्की है ना, आप देखिएगा कि उसके बैक एंड पे कौन लोग हैं। अब अमेरिका है, एडवांस कंट्री जितने भी हैं, ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम हमारा है ना, ये दिस इज द वर्स्ट सिस्टम इन पाकिस्तान। टेल यू, अगर ये सिस्टम कायम रहा तो ना आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, ना आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ना आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका सिरा यह है कि निज़ाम की तब्दीली। जब तक निज़ाम की तब्दीली नहीं करेंगे,
जब तक ये काम आगे आपका नहीं बढ़ेगा हम इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। देखिए मैं ये समझता हूँ सबसे बेहतर निज़ाम सदारती निज़ाम है। सदारती निज़ाम में क्या है कि आपकी जो पावर्स है ना, सदारती निज़ाम वो नहीं जो मुशर्रफ साहब वाला, ज़िया साहब वाला, अयूब, नो, वो तो सदारती निज़ाम नहीं, वो तो एक बंदा तो सदर बन गया एग्जैक्टली। तो सदारती निज़ाम में क्या होता है कि आपकी जो पावर्स होती है ना, दैट गोज आई मीन टू क्या कहते हैं लोकल बॉडीज़ को। लोकल बॉडीज़ को आप मजबूत करें, जो मेयर्स बनाएं, ये सूबाई वजारतें, सूबाई वज़ीर आला सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। आप जितने डिवीज़न हैं उनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें और उनके जो वहाँ मेयर के इंतखाबात करें डायरेक्ट आवाम से आए, वो ये नहीं कि काउंसलर्स ने मुंतखब कर लिया उसको। इसी तरह जो गवर्नर आए उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का जो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो भी डायरेक्ट वोट से आए। अमेरिका में देखें, फिलिपीन में, तुर्की में, दुनिया भर के ममालिक में जो सदारती निज़ाम है कामयाबी से चल रहे हैं क्योंकि इख्तियारात अवाम के पास हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है। ठीक है, ये जब तक अच्छा वो लीडरशिप डेवलप करते हैं, जो लोकल बॉडीज़ के लोग ऊपर आते हैं वही कल को फिर एमएनए बने या सेनेटर बने, लेकिन उसकी एक तरबियत होगी ना, एक सिस्टम से आएगा वो। अब यहाँ तो ख़ानदानी निज़ाम है, चच्चा पुप्पा मामा एमएनए बना दिया, पता है नहीं करना क्या है उसको, ठीक है, एमपीए बना दिया। ये जो सारे अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये अवाम के लिए हैं भाई। हमें एक सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। निज़ाम जब तक चेंज नहीं होगा, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, हमारा जुडिशरी सिस्टम हो, कितना टफ है इंसाफ लेना आप और हम सब जानते हैं। क्यों ये सहल नहीं बनाते? लेजिस्लेटर जो हैं, जो बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इस निज़ाम में तब्दीली आए क्योंकि उनकी दुकानदारी इसके अंदर है। किसी को बंद करवाना है उस सिस्टम के तहत कर लेते हैं। इसी तरह हमें एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, हमारी जुडिशरी की रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमी की रिफॉर्म्स हैं। हमें सिस्टम्स को चेंज करना पड़ेगा। इस सिस्टम के तहत अख्तर भाई हम बहस करते रहेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे, इंशाल्लाह तरक्की नहीं होगी। आपको बता दूँ आपको मैं बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फ़ारूक अफजल भाई, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बहुत ही कीमती जो अपनी आ रहा है उससे आगाह किया। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।